नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो आज हम लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे नतीजे आने के बाद बीजेपी और भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं इसकी, और किस फॉर्मूले पर काम करके मोदी गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले भी एक बार बीजेपी ने गठबंधन की बैसाखी के सहारे पूरे 5 साल सरकार चलाई थी। अब वो दौर अलग था, लेकिन तब इतनी रस्साकशी नहीं होती थी। इसके अलावा वो नेता भी थोड़े अलग थे, तो मुस्कुराते हुए गठबंधन धर्म का पालन किया करते थे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने एक वक्त पर एक वोट से अपनी सरकार गिरते देखी, लेकिन फिर ऐसे उठे कि कोई भी उनकी सरकार को हिला नहीं पाया। उन्हीं के नक्शे कदम पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। उन्होंने 4 बार गुजरात के सीएम और 2 बार देश का पीएम बनकर एक छत्र राज किया है। कहते हैं, साथियों को लेकर चलने का हुनर हो या फिर कूटनीतिक तौर पर अपने विरोधियों पर वार करना हो, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अटल जी से ही सीखा था। तभी तो 2015 में अकेले निहत्थे अचानक पाकिस्तान पहुंच गए और कूटनीतिक तौर पर भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। दरअसल अफगानिस्तान से लौटते वक्त उनकी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात हुई थी, तो शरीफ ने शराफत दिखाते हुए पीएम को लाहौर आने का न्योता दे डाला। अब धर्म संकट में फंसे पीएम ने अपनी कैबिनेट से पूछा, तो सबके हाथ पैर फूल गए। मोदी भी यारों के यार हैं, वो कहते हैं चलो जी। उन्होंने ऐसी बातें आती हैं कि उन्होंने कहा कि चलो यार, देखा जाएगा। बस फिर क्या था, कुछ ही घंटों में एयर इंडिया का विशालकाय विमान पाक की सरजमी पर था। पाकिस्तानी पीएम ने खुली बाहों से भारत की प्रधानमंत्री का स्वागत किया, अपने घर ले गए, अपने परिवार से मिलवाया, साथ के साथ रोटी खिलाई और कश्मीरी चाय का भी स्वाद चखाया। मोदी के इस कूटनीतिक कदम को दुनिया ने सलाम किया। ये हुनर भी उन्होंने शायद वाजपेयी जी से ही सीखा था। वो भी ऐसे ही अपने विरोधियों को चित्त करने में माहिर थे। साल 2000 के बीच की ही बात है, 2000 के आसपास की। वाजपेयी ने दिल्ली से कोलकाता के लिए उड़ान भरी। अपनी रेल मंत्री और फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी के आवास पर पहुंच गए। वहां उनकी मां से मुलाकात की, उनके पैर छुए और ममता की मां की ओर से दिए गए एक गुलाब और रेशमी दुपट्टे को उन्होंने स्वीकार किया। तो जैसे ही ममता के घर के बाहर शंखनाद हुआ, वाजपेयी के आने से 7वें आसमान पर पहुंच चुकी ममता ये भूल गई कि एनडीए सरकार ने ममता के राज्य में कुछ बीमार उद्योगों को बंद करने की योजना बनाई। तो ममता ने जब इस पर वाजपेयी से सवाल किया, तो मुस्कुराते हुए बोले, इस मुद्दे को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उनकी यही मुस्कुराहट और सरलता विरोधियों के हौसले पस्त कर देती। राजनीति में इसी विनम्रता की जरूरत भी होती है, और खास तौर पर गठबंधन की राजनीति। वाजपेयी इसे गठबंधन धर्म कहा करते थे। हमेशा से हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाली बीजेपी के सामने एनडीए घटक दलों के साथ वैचारिक लड़ाई भी जरूर रही होगी, मगर फिर भी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व ने तमाम बाधाओं को पार किया और अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारत में सफल गठबंधन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अलग अलग पार्टियों की आइडियोलॉजी और लोकल मुद्दों को बैलेंस करके एडजस्ट करने की कला है। आज उसी फॉर्मूले की जरूरत नरेंद्र मोदी को भी आन पड़ी, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि लोकसभा नतीजों ने इस बार मोदी का विजय रथ बहुमत के आंकड़े से काफी पहले ही रोक दिया, जिसकी वजह से अब उन्हें एनडीए के सहयोगियों की हर बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि वाजपेयी और मोदी के राजनीतिक जीवन में होने वाले अनोखे संयोग सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते। आपको 1999 और 2024 के लोकसभा नतीजों की तुलना करके बताते हैं, जिसे कोई भी भयानक संयोग ही कहेगा। बताते हैं आपको। 1999 के आम चुनाव में वाजपेयी के एनडीए को 299 सीटें मिली। 2024 में अब मोदी के एनडीए को भी 299 सीटें ही मिली। 1999 में वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी को 182 सीटें मिली। 2024 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 240 सीटें मिली। 1999 में एनडीए के घटक दल टीडीपी को 29 और जेडीयू को 20 सीटें मिली। 2024 में एनडीए के घटक दल टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें मिली। तो ये कुछ मिलते जुलते संयोग हैं जो हमने आपके सामने रखे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार बनाई थी, तब उनके साथ एनडीए में 24 साथी थे। उसके बावजूद उन्होंने सरकार को सुचारू तौर पर चलाया और अपने दूरगामी दृष्टिकोण और लंबे सियासी अनुभव के चलते हर चुनौती से पार पाए। उनकी सरकार में कई तरह की बाधाएं नहीं आई जो पलक झपकते ही सरकार गिरा सकती। उन्हीं के कार्यकाल में संसद पर हमला हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में पाकिस्तान ने करगिल में घुसपैठ की।
उन्हीं के कार्यकाल में कंधार प्लेन हाईजैक हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में गोधरा में दंगे हुए। मगर वाजपेयी जी ने सरकार, देश और गठबंधन पर अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं होने दी। वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे, ना ही मूडी थे, ना ही गुस्सैल थे। उनके इसी अंदाज की दुनिया कायल थी। विपक्ष में बैठी सोनिया गांधी भी अक्सर उनकी बातों पर मुस्कुरा दिया करती थी। वाजपेयी के कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी संगठन में तेजी से उभरे थे। 2001 में वाजपेयी ने ही उन्हें दिल्ली से गुजरात भेजा और मुख्यमंत्री बनाया। गोधरा कांड हुआ तो वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म का पालन करना सिखाया। खैर, वो दौर गुजरा, बीजेपी में वाजपेयी युग गुजरा तो मोदी युग आया। 2014 में देश में मोदी लहर चली और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। मोदी ने सरकार बनाने से पहले ही बीजेपी को काफी मजबूत स्थिति में ला दिया था। उन्होंने एनडीए के साथ चुनाव तो लड़ा, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाई। मोदी ने भी वाजपेयी की तरह साथी दलों को साथ तो रखा, लेकिन उन्हें कोई खास अहमियत नहीं दी। उनका पूरा फोकस बीजेपी के विस्तार पर ही रहा और एनडीए ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। शिरोमणि अकाली दल, टीएमसी, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू एक एक कर एनडीए का साथ छोड़ते गए। किसी ने परवाह नहीं। वाजपेयी होते तो कभी अपने साथियों को खुद से अलग न होने देते। मोदी थे जिन्होंने पहले गुजरात और फिर दिल्ली में अकेला चलो की नीति अपनाई। साथी दलों से सलाह मशवरा या उनकी खुशामद मोदी के डीएनए में ही नहीं था। 2019 के चुनाव हुए तो फिर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। अब अकेले मोदी और शाह की जोड़ी देश चलाने लगी। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया। एनडीए के साथियों को पूछा तक नहीं गया। विरोधी दल मोदी को अहंकारी तक कहने लगे, मगर मोदी अपनी ही धुन में सवार रहे। और अब देखिए, वक्त बदलते ही 5 साल भी नहीं लगे। आज उन्हीं मोदी को एनडीए के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा है, उनका सहारा लेना पड़ रहा है। पिछले 10 साल के मुकाबले अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज बीजेपी के साथ एनडीए में 38 घटक दल हैं जिनकी सवारी करने को मोदी जी मजबूर हैं। उनकी मजबूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब चुनाव नतीजे आने के बाद मोदी ने अपने पहले संबोधन में उसे बीजेपी की जीत की जगह एनडीए की जीत बताया। ठीक है, गौर किया होगा, क्योंकि वो जानते थे अब अगर साथी दल बिदक गए, विपक्षी दल पहले से ही उनके इंतजार में पलके बिछाए बैठे। वैसे भी आज की राजनीति दल बदलुओं से भरी पड़ी है, कोई कमी नहीं है उसमें। शिवसेना और जेडीयू इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बदलते वक्त और बदलते हालात में मोदी को अब गठबंधन सहयोगियों को बुलाना भी पड़ेगा और उनसे सलाह मशवरा भी करना पड़ेगा। हर मुद्दे और लेन देन पर चर्चा भी करनी पड़ेगी। घटक दलों की मांगें भी पूरी करनी पड़ेंगी। चाहे अनचाहे मोदी को इन गठबंधन सहयोगियों को अच्छे मूड में रखना ही होगा और इसके लिए जरूरी होगा कि वाजपेयी वाला फॉर्मूला अपनाया जाए। अतीत में उन्होंने भले ही गठबंधन सरकारों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब उसी गठबंधन की बैसाखी के सहारे उन्हें आगे की राजनीति करनी होगी। तभी वो अपनी सरकार बचा पाएंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। तो क्या कहना है आपका इस खबर पर? अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।